नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है रामचंद्रिका के अंतर्गत सीता दर्शन नामक पद्यांश, जो कि महाकवि केशवदास द्वारा विरचित है। आज के जिस पद्यांश का हम पठन पाठन करेंगे वो स्क्रीन पर आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम हम इसका सस्वर वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसके कठिन शब्द एवं अर्थों पर गौर करेंगे, प्रसंग का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अर्थ एवं भावार्थ की व्याख्या होगी और अंत में आपका विशेष या टिप्पणी योग्य जो सामग्री है वो धृत की जाएगी और अंत में आप गृह कार्य करते ही करते हैं। तो आइए इसका सस्वर वाचन करते हैं। धरे एक बैनी मिली मैल सारी, मृणालनी मानो पंकसों काड़ी डारी। धरे एक बैनी मिली मैल सारी, मृणाली मनो पंकसों काड़ी डारी। सदा राम नाम रटे दीन बानी, चहु ओर हैं राकसी दुख दानी। सदा राम नाम रटे दीन बानी, चहु ओर हैं राकसी दुख दानी। ग्रसी बुद्धि सी चित्त चितानी मानो, किंधों जीभ दंतावली मैं बखानो। ग्रसी बुद्धि सी चित्त चितानी मानो, किंधों जीभ दंतावली मैं बखानो। किंधों घेरी के राहु नारी नलीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। किंधों घेरी के राहु नारीन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। ये था इसका सस्वर वाचन। आइए अब इसके कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। बैनी का अर्थ है चोटी। स्त्रियों के लंबे बाल होते हैं, उनको जब गूंथा जाता है तो चोटी। सारी का अर्थ साड़ी से है। मृणाली का अर्थ यहाँ कमलिनी से लिया गया है। कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी होता है। राकसी का अर्थ यहाँ राक्षसियाँ हैं और चारु का अर्थ है सुंदर। पीयूष भीनी, चूँकि पीयूष का अर्थ होता है अमृत, तो भीनी लगने से इसका अर्थ हो गया अमृत से सनी हुई। और ग्रसी का अर्थ है ग्रस्त, निष्क्रिय, संलग्न, में रत। यहाँ अन्य अर्थ निष्क्रिय लिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति यदि चिंताग्रस्त होता है तो वह निष्क्रिय प्राय हो जाता है। आइए प्रसंग पर गौर करते हैं। प्रसंग में हम जो तीन बातें लेते हैं उनमें पहली है कि कवि हैं इस पद्यांश के केशवदास। ग्रंथ है रामचंद्रिका और रामचंद्रिका के अंतर्गत सीता दर्शन नामक पद्यांश। प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि कवि ने अशोक वाटिका में बंदी सीता की कारुणिक दशा का प्रभावी वर्णन किया है। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था और वहीं वो राम को स्मरण करते हुए, अपनी मुक्ति की कामना करते हुए बड़ी करुण दशा में उन्होंने वो समय बिताया था। रामचरितमानस में इसका अच्छा उल्लेख मिलता है और केशवदास ने भी रामचंद्रिका में इसका प्रभावी वर्णन किया है। व्याख्या पर आते हैं। धरे एक बैनी मिली मैल सारी, मृणाली मनो पंकसों काड़ी डारी। पंख कीचड़ होता है, आप सब परिचित हैं। मृणाली का अर्थ कमलिनी है ही। तो अशोक वाटिका में सीता राक्षसियों से घिरी रहती हैं और उस समय वह अत्यंत उदास एवं चिंताग्रस्त दिखाई देती हैं। कवि ने इस पद्यांश में उसी दृश्य का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए कह रहा है कि अत्यंत विरह व्यथा के कारण सीता ने अपने बाल भली भांति नहीं संवार रखे हैं। उन्होंने सिर पर एक चोटी ही धारण कर रखी है, एक साधारण सी चोटी बना रखी है और शरीर पर एक मैली साड़ी पहन रखी है। मिली मैल सारी, मृणाली मनो पंकसों काड़ी डारी। उस समय वह ऐसी लग रही हैं कि मानो कमलिनी को कीचड़ या जलाशय से निकालकर दूर फेंक दिया गया हो। कमल अथवा कमलिनी चूँकि जल में रहते हैं और वहीं वो प्रफुल्लित एवं प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में यदि
कमलिनी अथवा कमल को जलाशय से निकालकर उसके जल से दूर कर दिया जाए तो उनकी आभा प्रभा नष्ट हो जाती है। वहीं यहाँ संकेत किया जा रहा है कि सीता भी उसी भांति दुखी हैं जिस प्रकार किसी कमलिनी को जलाशय से निकालकर उसके प्रिय से दूर करके अलग फेंक दिया गया हो। सदा राम नामे रटे दीन बानी, चहु ओर हैं राकसी दुख दानी। सीता अत्यंत दुखी होकर हर समय अपनी दीनहीन वाणी में, कातर वाणी में, दुख युक्त वाणी में, विरह युक्त वाणी में अपने प्रियतम राम के नाम को रट रही हैं। और सीता को चारों ओर से रावण के द्वारा नियुक्त राक्षसियों ने घेर रखा है, जो हर समय सीता को कष्ट पहुंचाती रहती हैं ताकि वह तंग आकर रावण की रानी बनना स्वीकार कर ले। भाव यह है कि अशोक वाटिका में राम से दूर रावण के द्वारा बंदी बनाई गई सीता अत्यंत दुखी रहती हैं। ग्रसी बुद्धि सी चित्त चितानी मानो, किंतु जीव दंतावली मैं बखानो। और सीता की उसी दुखी और कारुणिक अवस्था का वर्णन करते हुए कवि आगे कहता है कि उस दशा में सीता की बुद्धि एकदम निष्क्रिय रहती है, उसका मन चिंताओं से घिरा रहता है। अत्यधिक चिंता के कारण उनकी बुद्धि उसी तरह काम नहीं कर रही है जैसे कि दांतों से घिरी हुई जीभ कुछ नहीं कर सकती। आशय यह है कि दांतों के आगे जीभ बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, वह पूर्णतया उनके अधीन रहती है, क्योंकि दांत संख्या में अधिक हैं। जैसा कि माना जाता है कि 32 होते हैं और जीभ उनके बीच में अकेली मानो दांतों के परकोटे में बंद रहती है। उसी प्रकार सीता की बुद्धि भी चिंताओं के कारण परतंत्र बनी हुई थी। किंधों घेर के राहु नारीन लीनी, कला चंद्र की चारू पीयूष भीनी। क्षमा कीजिएगा कि ये लीनी की जगह लीची अंकित हो गया है, आप इसको लीनी ही पढ़ें। और कैसी लग रही हैं सीता? वैसे उस समय ऐसी लग रही थीं कि मानो अमृत से व्याप्त चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु की पत्नियों ने घेर लिया हो। उसे चारों ओर से राक्षसों की स्त्रियां घेर कर बैठी हुई थीं, तो मानो अमृत प्रदान करने वाले या अमृत से सनी हुई चंद्रमा की कलाओं को अथवा चांदनी को अथवा स्वयं चंद्रकला को राहु की पत्नियों ने घेर लिया हो। कला चंद्र की चारू पीयूष भीनी का अर्थ या भावार्थ हो गया। वे सभी जो भी राक्षसियाँ थी वे सभी मानो राहु की पत्नियों की तरह अथवा राहु की तरह ही सीता को कष्ट दे रही थीं, ताकि रावण को उसकी इच्छा का फल यानी सीता उसे रानी के रूप में प्राप्त हो पाएँ। संभवतः वह दुख या कष्ट से परेशान होकर वह स्वीकार कर लें। इसी कारण राक्षसियाँ उन्हें निरंतर दुख देती रहती थीं। ये हो गया इसका अर्थ एवं भावार्थ। आइए हम विशेष बातों पर गौर करते हैं। हम लिख सकते हैं कि कवि ने विरहिणी सीता का करुणापूर्ण वर्णन इस पद्यांश में किया है। पद्यांश में कौन कौन से अलंकार हैं? पद्यांश में दृष्टांत अलंकार है, रूपक अलंकार है, कल्पना है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो विद्यमान है ही है। छंद के बारे में आप लिख सकते हैं कि कवि ने इस पद्यांश में भुजंग प्रयात छंद का प्रयोग किया है। तो ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। विशेष तौर से आपने अगर गौर किया होगा तो कि छंद का नाम बहुत ही अलग प्रकार का है, विशिष्ट प्रकार का है। तो आप ध्यान रखें, अभी नहीं तो आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जा सकता है और यदि आपको याद होगा तो आप लिख पाएंगे। अब विशेष अथवा टिप्पणी के पश्चात आज का गृह कार्य छंद से ही संबंधित है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। अभी आपके सामने उस छंद का नाम 2 या 3 बार लिया गया था। तो इस पद्यावतरण में जो विशेष छंद प्रयुक्त हुआ है उसका नाम आपको लिखना है। और यदि गृह कार्य आपको दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए, आपको पद्यांश के अर्थ और भावार्थ के अलावा कला पक्ष और भाव पक्ष संबंधी विशेषताओं को दृष्टि में रखना है। ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। केवल अर्थ एवं भावार्थ ही नहीं, उसका प्रसंग, संदर्भ,
और ग्रंथ ही नहीं, आप उसके भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर विशेष तौर से गौर करें।